गुड मॉर्निंग बेटा। अटेंड योर रोल कॉल। रोल नंबर 1 शुभम। कल बेटा मैंने एक मैसेज भेजा था कि जो आपने काम किया था ना, आपने उस पे आगे लिख दिया यस। हमें यस नहीं चाहिए। जो आपका काम होता है हमें उसका लिंक चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता बेटा कि आपने डाल रखा था, वो था ही नहीं वो। और एक हर बच्चा सच बोलना सीख ले। झूठ नहीं बोलना कभी किसी चीज के ऊपर। आपसे कोई गलती भी हो जाए तो भी झूठ नहीं बोलना। इस चीज की अपनी आदत डाल लेना बेटा सब। ठीक है। कभी झूठ नहीं बोलना। रोल नंबर 2। रोल नंबर 3। रोल नंबर 4, 5, 6, 7। रोल नंबर 8, 9, 10, 11। कितना बेटा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। और कोई स्टूडेंट? हो गई सभी की अटेंडेंस? ठीक है भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। कौन सी यूनिट चली है बोलो आपकी? नेचर। नेचर एंड बॉन्डिंग इन द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स, इसके बारे में बेसिक आपको बेटा पहले ही हमने बता दिया था, है ना। तो अब इस यूनिट के अंदर नेक्स्ट जो पोर्शन है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आज हम पढ़ेंगे, तो वो पोर्शन बोलो आपका कौन सा होगा? पहले देखो, ये आपका टॉपिक है, ये आपकी यूनिट नंबर 1 है, जिसके अंदर ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इसमें अभी तक जो हमने किया है, जैसे डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है, कंजुगेशन हो चुका है, क्रॉस कंजुगेशन हो चुका है, और क्रॉस कंजुगेशन के बाद आपका हाइपर कंजुगेशन हो चुका है ना। या नहीं हुआ? हाइपर कंजुगेशन हो चुका है। क्या नाम था हाइपर कंजुगेशन का? बेटा नेक्स्ट जो हमारी यूनिट जो चली हुई है फिलहाल, जो अभी हम पढ़ रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिट का नाम क्या था आपके? नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और यूनिट नंबर 1 के अंदर जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हैं, वो टॉपिक है आपके डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। ये चीजें अभी तक हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, बोलो कौन सा टॉपिक आ जाएगा? दैट इज द रेजोनेंस। फिर हम रेजोनेंस के बारे में देखेंगे। उसके बाद टोटोमेरिज्म देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि रेजोनेंस टोटोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है, या जो भी टर्म आगे पढ़ेंगे उनमें डिफरेंस क्या है, ये भी साथ के साथ देखना होता है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आना होता है। ठीक हो गया बेटा? तो अब जो रेजोनेंस के बारे में आप बताएं, बोलो क्या होती है रेजोनेंस? कैसी प्रोसेस है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? रेजोनेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा आप एक मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा फॉर्म में, एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूं यहाँ पे, मैं आपके सामने अब मैं खड़ा हो जाऊं, फिर हाथ राइट में कर दूं, लेफ्ट में कर दूं, ऊपर हैंड कर दूं, मीन्स मेरी डिफरेंट पोजीशंस हो जाएंगी। लेकिन मेरा हाथ जहां पे है ना, वो वहीं पे रहेगा, है ना। हाथ ब्रेक डाउन नहीं हुआ, मीन्स जो एटम जहां पे है ना, वो एटम वहीं पे रहने होते हैं। रेजोनेंस की मेन चीजें आप जो आगे देखेंगे क्या होगा, जो मोलिक्यूल होगा, मोलिक्यूल
उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम होंगे, जितने भी, जो उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है एटम की, वो सेम रहने वाली है। कहने का मतलब उसमें जो एटम जहां है उसकी पोजीशन फिक्स, मूवमेंट होगी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी मूवमेंट होगी? इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के द्वारा हम एक मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा तरीके से कैसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट, तो वो जो प्रोसेस होती है आप कहते हैं उसे क्या है? रेजोनेंस कहते हैं। उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर, जरूरी नहीं कि आमतौर पे क्या होता है, जब भी हम पहली बार डेफिनेशन बताते हैं तो हम किसको ले लेते हैं? बेंजीन रिंग को ही ले लेते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जो रेजोनेंस प्रोसेस चलती है वो सिर्फ बेंजीन के अंदर ही चलती है, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि जो पीछे हमने टर्म पढ़ी थी कुछ, एक क्या क्या टर्म पढ़ी थी? जैसे कंजुगेशन हमने पढ़ा, ये साइक्लिक कंजुगेशन पढ़ा, साइक्लिक कंजुगेशन पढ़ा। तो आप हमें ये बताएंगे यहाँ पे कि ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने, ये बेंजीन रिंग जो हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया, क्या इसके अंदर कंजुगेशन है? कंजुगेशन का आखिर मतलब क्या था? कंजुगेशन का मतलब ये था कि हाँ, अगर डबल बॉन्ड दिखे काफी सारे, दीज मस्ट प्रेजेंट इन, हाँ, प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट पोजीशन, ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर होने चाहिए। यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट पोजीशन पे दिख रहे हैं, वो तो ठीक हो गया। अब बात आ गई थी साइक्लिक है या ए साइक्लिक, तो आपको दिखाई दिया ये रिंग के अंदर, ऐसा किसके अंदर है? तो रिंग, तो दैट इज द साइक्लिक कंजुगेशन। इफ दीज डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली इन ए रिंग, देन दैट कॉल्ड द साइक्लिक कंजुगेशन, अदरवाइज ए साइक्लिक कंजुगेशन। ऐसा हमने पहले पढ़ लिया था। अब यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है और ये रिंग के अंदर है और ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो इस पोजीशन को आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज उस दिन भी हमने बताया था आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी मूवमेंट अगर मैं इधर कर दूं, देखो यहाँ पे मूवमेंट करते ही साथ बोलो क्या हो जाता है? देखो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा रहनी चाहिए, वो ये कि हर एटम की हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी है छोटी क्लासेस के अंदर भी, और जिसके द्वारा कॉन्फ़िगरेशन को जब ओपन फॉर्म में लिखते हैं तो आपने सीखा था कि हर एटम की वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो दो टाइप के थे, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, जिसके आधार पे आप सीख पाते हैं कि कोई भी जो एटम है कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और लोन पेयर उसके फर्दर एक्साइट हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। एक्साइट होके वो मैक्सिमम अपनी वैलेंसी को कितना एक्सपेंड कर सकता है, उसे एक्सपेंशन ऑफ वैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन तो अपनी मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही दिखा सकता है, क्योंकि उसकी वैलेंस शेल में आपने पहले सीखा था 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसी बेसिस के ऊपर आप ये मान के चलेंगे पहले से, ये जितने भी पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, ये भी आप +1 में भी सीख चुके होते हैं कि जब भी हम कोई लाइन, फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लीजिए हम ऐसे लाइन ड्रा कर देते हैं, देखो ऐसे बेटा मैंने लाइन ड्रा कर दी, तो ये जो लाइन है ना, ये और लाइन भी हमेशा कभी स्ट्रेट नहीं होती है, आप ध्यान रखें। अगर हमने स्ट्रेट लाइन बेटा कोई ड्रा कर दी ना, तो इसका मतलब एक हो जाता है कि इसके अंदर सिर्फ दो ही एटम हैं। एक तो इसका ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, दो से ज्यादा कार्बन इसमें नहीं है। तो इसीलिए अगर एक से ज्यादा कार्बन को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हमेशा ही कार्बन एटम की चेन को हम जिगजैग फॉर्म में ही शो कर सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी जिगजैग के अंदर पॉइंट और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, और बीच में जहां पे दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट। एट एवरी पॉइंट और द इंटरसेक्शन पॉइंट वन कार्बन एटम इज प्रेजेंट, ऐसा हमने पढ़ा। और हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमने सीखा था। कार्बन के जितने बॉन्ड पूरे हो जाएं, बची हुई वैलेंसी हमेशा हम H एटम से पूरी करते हैं, ये भी हमने सीखा था। ऐसे ही ऊपर आप बेंजीन में देख पा रहे हैं कि जो कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इट मींस यहाँ पे 1 बोलो कौन है? ये H है। ऐसे हर जगह H है, उसका माइंड में लेके चलते हैं। तो आपने क्या सीखा कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड तो हैं ही इस रिंग के अंदर, जो स्ट्रक्चर हमने बेंजीन रिंग की बना दी। अब अगर हम इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को आगे देखो, अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, व्हाट इट मींस कि जो ये पीछे वाला कार्बन था, देखो ये वाला कार्बन, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड था ये और इक्वल शेयरिंग से बना था, तो दोनों कार्बन का ही एक एक इलेक्ट्रॉन था। दोनों इलेक्ट्रॉन आपने इधर शिफ्ट कर दिए ऐसे, है ना, शिफ्टिंग कर दी, फुल एरो का मतलब मूवमेंट ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से ये जो देखो ये वाला जो कार्बन है, इसके जरूर अब 5 बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि पहले से तो 4 थे माइंड में हमारे, 4 बॉन्ड थे, एक और हो गया, तो बोलो कितने? 5। एक बॉन्ड टूटना होगा, बोलो कौन सा टूटेगा? यही पाई बॉन्ड, क्योंकि वीक बॉन्ड ही टूटेगा। वीक बॉन्ड सिग्मा और पाई में से पाई होता है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट हो गए। ऐसा होने से ये वाला देखो जो मैंने डॉट लगाई, इस कार्बन के पहले से 4 थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन आने से, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन आने से इसके अब 5 हो जाएंगे, दोबारा से शिफ्ट करेंगे। अब ये जब आगे हमने शिफ्ट किए तो उससे क्या हुआ, जो ये वाला कार्बन था जो बिल्कुल स्टार्ट में, जिसके ऊपर मैंने H भी दिखा रखा है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए थे, इसके 4 बॉन्ड थे, अब इसके 3 रह गए थे बॉन्ड।
अब ये इलेक्ट्रॉन आने से दोबारा से कितने हो गए, 4। मीन साइक्लाइजेशन में ऐसा हो पाया, कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल रहा, कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज भी नहीं रहा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन गई। आप देखें जो अगली स्ट्रक्चर देखो आपकी बनी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, फिर ये आपके आगे आ गए, देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, अब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो मीन्स आपने किसकी मूवमेंट की है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की, जरूरी नहीं कि हमेशा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते, कई बार सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की भी मूवमेंट हम। तो बेटा जो टॉपिक चला हुआ है हमारा वो क्या है, रेजोनेंस। तो जिसमें अभी तक हमने बता दिया कि किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। तो उसके बाद अब जो रेजोनेंस है, आखिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो रेजोनेंस कैसी प्रोसेस है बताओ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, रेजोनेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं बोलो, हम एक मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो द प्रोसेस इन विच वन मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द रेजोनेंस, या आप इसे मेसोमेरिज्म भी कह देते हैं। तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगी उनके बीच में जब हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं कि ये दूसरी स्ट्रक्चर बन गई, आप उसके बीच में लगाते हैं डबल हेडेड एरो। कैसा एरो लगाएंगे, डबल हेडेड एरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूअसली यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। तो उन दोनों के बीच की जो स्ट्रक्चर बनाए उसे आप रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जो सर्कल है ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल जो बेंजीन रिंग के अंदर रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप कभी देखेंगे ना कोई, क्या नाम है, दूसरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देखना, उसके अंदर आपको ये बातें लिखी मिलेंगी वहां पे कि सर्कल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन में आपको ऐसे टिक करना पड़ जाता है। तो हर चीज को आप अच्छे से लेके चलेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलो कौन हुई, वो सारी की सारी स्ट्रक्चर जो हम कब ड्रा करते हैं, रेजोनेंस प्रोसेस के दौरान। क्या करने के लिए, उस पर्टिकुलर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, एक्सप्लेन। So the different structure which are drawn during the process of the resonance called as the रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और द कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी आप इन्हें कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, आखिर रेजोनेंस हाइब्रिड क्या स्ट्रक्चर होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड आप किसे कहते हैं, तो ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच की स्ट्रक्चर होती है। सो द स्ट्रक्चर विच इज इन बिटवीन द डिफरेंट रेजोनेटिंग और द कैनोनिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द रेजोनेंस हाइब्रिड। आप उसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, जैसे बेंजीन के केस में आपने ऊपर यहाँ पे देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि रेजोनेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें ऐसा क्यों करना पड़ा कि हमने एक मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया। तो उसका कारण क्या था, कई बार क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की सारी प्रॉपर्टीज को हम एक ही स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रा करनी होती है। तो इट मीन्स दैट इज अ नीड टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज of the same compound. So there are some compound whose all the property cannot be explained with the help of the single structure. So we have the need to draw more than one structure to explain all these property. So that is the need of resonance occur. इसलिए हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ गई। क्लियर हो गया बेटा, तो ये लाइन हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेजोनेंस के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, दिस कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अब जो आएंगी, देखो कोई भी जब प्रोसेस चलती है तो आपने एक चीज तो बेटा यहाँ पे देख ली, वो चीज आपने क्या देखी, आपने ये देखा कि मूवमेंट हो रही थी, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपने देखी। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई तो आखिर क्यों हुई, कैसे हुई, क्यों हो पाई ऐसी मूवमेंट। तो आपने देखा, देखो अगर हम आपको यहाँ पे बताएं तो एक बड़ी कॉमन सी चीज है जो आप पहले से ही सीख चुके हैं। देखो बेटा वो ये है, बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए मैंने आपके सामने ये बेंजीन रिंग, देखो यहाँ पे इसका ये जो रिंग स्ट्रक्चर है वो ड्रा कर दी, जिसमें कार्बन है बेटा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये पाई इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन, देखो सॉरी पाई पी ऑर्बिटल्स मैंने शो कर दिया, ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, हर पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। क्योंकि हर जगह के ऊपर देखो एच तो बेटा पहले से है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अब दोबारा लिखने की आवश्यकता है नहीं। हर कार्बन ने 3 बॉन्ड पहले बना लिए, ये हम पहले सीख चुके होते हैं। और ये भी चीज आपने बेटा पहले सीखी थी कि जो कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, देखो मैं दोबारा आपको लिख दूं ताकि आप में से किसी बच्चे के माइंड में से अगर वो चीज स्लिप हो गई है तो उसको फिर से याद आ जाए। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में इसको लिखें कार्बन फॉर्म के अंदर, तो पी में 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, एस का 1 इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर गया, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनाएगा।
लेकिन जो ये बेंजीन होता है, बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें जो कार्बन दिखाता है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है? दैट इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये जो एक ऑर्बिटल ये बच गया, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, दैट इज द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये वही मैंने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हर कार्बन के ऊपर दिखाए हैं, और इस हर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी है, और इन्हीं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की बेटा आपस में क्या होगी यहाँ पे? साइडवेज ओवरलैपिंग। और ये सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं, सारे के सारे जो पी ऑर्बिटल हैं हर कार्बन के, दे ऑल प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर हैं। इसीलिए तो देखो ये इधर भी ओवरलैपिंग कर सकता है, कर दी ना बेटा इधर ओवरलैपिंग। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा ऐसे ड्रा करूं, देखो इसी तरीके से आपके सामने, और इन्हीं पी ऑर्बिटल्स को मैं दिखा दूं जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे बेटा यहाँ पे, तो देखो इसकी ओवरलैपिंग, ये इधर भी ओवरलैपिंग कर सकता है ऐसे आपस में, समझ गए? और इसने जो इधर ओवरलैपिंग की, अब ये इधर भी ओवरलैपिंग कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या कर लेगा बेटा? इधर ओवरलैपिंग ये कर लेगा। देखो ये इधर ओवरलैपिंग कर लेगा ना बेटा यहाँ पे। अगर इधर ओवरलैपिंग करेगा तो क्या होगा? बॉन्ड बोलो, पाई बॉन्ड किधर बनेगा बोलो? ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। अगर ये ओवरलैपिंग इधर करेगा तो बोलो पाई बॉन्ड किधर बनेगा? पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि बनेगा, वो तो पता ही है। ये जो प्रोसेस है जिसे हम रेजोनेंस कह रहे हैं, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखानी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कोई हवा में तो होते नहीं कि उड़ के दूसरी जगह चले गए। पाई ऑर्बिटल्स तो कहाँ पे रहते हैं? पाई जो बॉन्ड बनता है उसके दौरान जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके बीच में ओवरलैपिंग होनी होती है, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन तो उसी ऑर्बिटल में रहेंगे। और ये ऑर्बिटल देखो, इधर वाला ऑर्बिटल इधर भी ओवरलैपिंग कर पाया और ये इधर भी कर पाया। क्यों कर पाया? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। मोलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, और मोलिक्यूल के अंदर जो पी ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, वो सेम प्लेन में होने चाहिए, ताकि वो कंटिन्यूअसली राइट लेफ्ट दोनों साइड में उनकी ओवरलैपिंग हो पाए। तो ये जो सबसे पहला पॉइंट था जो हमने यहाँ पे लिखा, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो अभी आपने देखा, पाई बॉन्ड तभी बनता है जब साइडवेज ओवरलैपिंग हो, और एक पाई बॉन्ड टूट के दूसरी जगह पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट दिखा रहे थे हो गई। उस मूवमेंट का मतलब क्या था? कि उसकी जो साइडवेज ओवरलैपिंग एक साइड की तो हट गई और दूसरी साइड जाके उसने ओवरलैपिंग कर ली, जैसे दो स्ट्रक्चर में अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाया गया। क्लियर हो गया ना बात? तो इसी को कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो जाना, मीन्स ओवरलैपिंग पहले लेफ्ट में थी, अब राइट में हो जाना। दैट ओवरलैपिंग मीन्स द मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? और ये कब हो सकता है? जब मॉलिक्यूल आपका कैसा हो? प्लेनर। और प्लेनर होने का मतलब क्या है? जो मॉलिक्यूल है प्लेनर होगा, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ये कब होंगे? जब बेंजीन के केस में देखें तो बोलो उसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होगी? sp2। कैसी होगी? sp2। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेनर होगा तो हमेशा sp2 ही होना चाहिए। sp हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो उसके दौरान भी तो साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाती है, होती है ना, उसके दौरान भी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो जाती है। फिलहाल जो बातें हम कर रहे हैं बेंजीन को ध्यान में लेते हुए कर रहे हैं, हम जो डबल बॉन्ड को ध्यान में लेते हुए सारे बातें आपको बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया बेटा? आगे इतनी बात समझ में? तो पहली कंडीशन आपने क्या सीखी बोलो यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक क्या है रेजोनेंस की? कि मॉलिक्यूल कैसा हो? प्लेनर होना चाहिए, ताकि इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग राइट लेफ्ट दोनों साइड में हो जाए। अब देखो ये कितनी सारी कंडीशंस हैं कि रेजोनेंस चलती कब, हम पहले ही सीख चुके थे। कंजुगेशन सीखा था ना बेटा आपने? कंजुगेशन की क्या कंडीशन थी? कब चलती है कंजुगेशन? कोई एटम ऐसा हो जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है, और वो जो डबल बॉन्ड है ऑल्टरनेटिवली किसके साथ प्रेजेंट हो? या तो किसी और डबल बॉन्ड के साथ, या बताओ, लॉन पेयर के साथ, या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल मींस ओड इलेक्ट्रॉन के साथ। अब इन सारी की सारी स्ट्रक्चर में बड़े ध्यान से देखें। और मैंने ये भी बताया था ना कि कई बार कंडीशन हम ऐसे देखेंगे जिसमें की हाइपर कंजुगेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हाइपर कंजुगेशन में आपने क्या सीखा था? आपने ये सीखा था हाइपर कंजुगेशन में कि जो जो मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है? कि कंडीशन थी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और उस दौरान सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो जाती है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई थी? सिग्मा बॉन्ड की। तो वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे यहाँ पे। और जो हाइपर कंजुगेशन कोई और नहीं, दैट इज अ नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस जैसी होती है, सिर्फ एक फर्क है, उसके दौरान एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। देयर इज वन एटम विच फॉर्म्स नो बॉन्ड विद द कार्बन एटम। आमतौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो कार्बन एटम ही होगा। ठीक हो गया बेटा? तो अब आप पहली वाली कंडीशन तो आपकी वो हो गई जिसमें कि हम नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाने वाले हैं, और बची हुई कंडीशन वो सारी हो गई जो कंजुगेशन की भी थी, और वही कंडीशन हमारे यहाँ पे रेजोनेंस की भी होगी। तो देखो कंडीशन हमारी क्या बनी बोलो? कंडीशन क्या है? बड़े ध्यान से देखो यहाँ पे, देखना आप इसके अंदर पहले वाली स्ट्रक्चर में देखो। यहाँ पे तो देखो क्या है, इस कार्बन की बोलो हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? जल्दी बताओ, देखो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ क्या?
इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बोलो क्या है, sp2 होगी ना बेटा। और इससे अगला जो कार्बन है इसकी बोलो क्या है, sp3 हो गई। और इसके ऊपर कम से कम क्या अटैच होना चाहिए था, एक H, वो भी हो गया। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन चल जाएगी, मींस इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो हाइपर कंजुगेशन की वजह से हो रही है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अगली स्ट्रक्चर को। अगली स्ट्रक्चर में देखे बेटा, अब यहाँ पे इसमें क्या देखा आपने कि ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये दोबारा से बेटा वही है, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये एक ऐसे कार्बन से आगे फर्दर अटैच है जिसके ऊपर बोलो क्या है, क्या अटैच है, बोलो एक H, क्या है, बोलो एक H। वो देखना है ना हमें, क्या देखना था, हमें ये देखना था बेटा, यहाँ पे हमें ये भी नहीं देखना फिलहाल। कंजुगेशन देखने के लिए हमें, कंजुगेशन देखने के लिए हमेशा क्या देखना होता है, बोलो, हर चीज की हानि भर नहीं होती। क्या देखना होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ, बोलो कौन है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है किसके साथ, फ्री रेडिकल के साथ, एक एटम जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है। यहां पे देखो डबल बॉन्ड अटैच है ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर एक ऐसे एटम के साथ जिसके ऊपर क्या है, बोलो, लोन पेयर है। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड अटैच है एक ऐसे एटम के साथ जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज है। आगे देखो ये जो डबल बॉन्ड है ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है एक ऐसे एटम के साथ जिसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो गया। या साथ की साथ अगर हम डबल बॉन्ड वाली पोजीशन भी देखें जो ऑल्टरनेटिवली देखो प्रेजेंट है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल और आगे बेटा दोबारा से क्या था, डबल, डबल सिंगल डबल, ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो भी रेजोनेंस आपकी चल जाएगी। तो कंडीशन क्या थी, या तो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हो, या जो डबल बॉन्ड है एक ऐसे एटम के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो जिस एटम के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, लोन पेयर, यानी ये चीजें हैं, तो रेजोनेंस आपकी चल जाएगी। तो जब कभी भी कोई स्ट्रक्चर आपके सामने बना के दे दी जाए एग्जाम में और ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि बताओ इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें रेजोनेंस चलेगी, तो आप बड़ी आराम से देख सकते हैं, उसके ऊपर आप टिक कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो कई बार ये छोटी बातें भी हमें आनी चाहिए, नहीं कि सर इतने आसान क्वेश्चन तो एग्जाम में आते नहीं, नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता होना जरूरी है। जो ऊपर काम हमने किया, जो ऊपर काम अभी अभी हमने सीखा, उसी को अब हम आपको अगले पॉइंट में बताने जा रहे हैं। क्या बताया था, बोलो हमने, कि जो रेजोनेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके दौरान क्या होता है, किसकी मूवमेंट होनी होती है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन कई बार अगर पाई जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली किसके साथ प्रेजेंट हो, लोन पेयर, तो लोन पेयर की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई। अगर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है एक ऐसे एटम के साथ, देखो जैसे यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है डबल बॉन्ड एक ऐसे एटम के साथ जिसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो वही हमने लिखा समटाइम्स द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एल्काइल ग्रुप, वो नो बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से, हाइपर कंजुगेशन की वजह से ऐसा होता है। आगे बेटा यहां तक की बातें समझ में, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि आपने जितनी भी स्ट्रक्चर जो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कोई भी बना लें उसमें आप क्या देखेंगे, दे डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ ये जो पहली जो ये पोजीशन है, आप ये कहेंगे सर यहाँ पे तो देखो बॉन्ड टूट गया, वो हमने मान लिया इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कह रहे हैं। लेकिन जो एटम है उसकी पोजीशन तो यहाँ पे भी चेंज नहीं होती, वो एटम वहीं पे रहता है, बॉन्ड नहीं बना रहा, वो देख दूसरी बात, लेकिन उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आता। पोजीशन में जो चेंज आएगा जिस प्रोसेस के दौरान, वो हमारा इससे अगला टॉपिक रहेगा जो हम टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे, जिसके दौरान यानी आपके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी होगी और जिसके दौरान क्या होगा कि आपके एटम्स की मूवमेंट भी होगी, तो वो होगा डिफरेंस आपके टॉटोमेरिज्म के दौरान जो हम सीख पाएंगे। फिर उसकी टाइप भी आपके सिलेबस के अंदर कि टॉटोमेरिज्म कितने टाइप का होता है, ठीक हो गया ना, रिंग चेन टॉटोमेरिज्म होता है या विदाउट रिंग चेन टॉटोमेरिज्म होता है, तो फिर वो कितने टाइप का होता है, ये सारी चीजें हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि आपने अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था मैंने आपको, कि जब भी रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी तो उसके दौरान पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो नेट अगली स्ट्रक्चर बने उसके अंदर कोई भी सेपरेशन ऑफ चार्ज ना हो। अगर ऐसा है तो वो ज्यादा स्टेबल है, अगर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया है तो वो कम स्टेबल होगी। आपने ये देखा, पढ़ा पीछे जब हमने साइक्लिक और एसाइक्लिक कंजुगेशन के बारे में आपको बताया, आपने क्या सीखा था, बोलो बेटा वहां पे, आपने ये सीखा था कि साइक्लिक कंजुगेशन के दौरान, साइक्लिक कंजुगेशन के दौरान जब रिंग के अंदर कंप्लीट मूवमेंट हो गई पूरे सर्कल के अंदर, तो वहां पे सेपरेशन ऑफ चार्ज होने के चांसेस कम होते हैं। हाँ, हमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनानी है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन चलानी है, तो उसके दौरान हम भले ही शो कर दे सेपरेशन ऑफ चार्ज को,
अदरवाइज ये सेपरेशन ऑफ जो चार्ज होता है, अगर ये साइक्लिक कंजुगेशन है तो उसके दौरान तो सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा ही होगा, वो 100% होगा। लेकिन साइक्लिक कंजुगेशन अगर है तो उसके दौरान सेपरेशन ऑफ चार्ज हो भी सकता और ना भी हो, दोनों बातें हो सकती हैं। जैसे आपने देखा जो ये बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे बना दी, उस बनी हुई बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर के दौरान जो हमने पीछे ड्रा किया था, अगर मैं स्ट्रक्चर इसकी ऐसी बना देता, देखो यहाँ पे देखो इस टाइप से, कि इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट मूवमेंट दिखा देते सर्कुलेशन के अंदर। तो आपने अभी अभी सीखा था ना बेटा कि क्या, कि जो ये देखो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये आगे आ जाएगा, देखो मूवमेंट इसकी होगी, देखो ऐसे अगर मैं इसकी मूवमेंट यहाँ दिखा दूं, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे फर्दर मूव करके चले जाएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये मूव करके आगे चले जाएंगे, ये यहाँ पे आ गया। तो क्या कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने इस टाइप की स्ट्रक्चर बना दी तो ये स्ट्रक्चर बोलो क्या है, अब ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो हमेशा ही वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज ना ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थी हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रेजोनेंस की। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल होती है जो कि जिसके दौरान सेपरेशन ऑफ चार्ज ना हो। वैसे एक चीज हम आपको बता दें, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई दूसरी बन गई, कि सर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इस बीकर में रख देते हैं, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दूसरे बीकर में रख देते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन नेवर बी सेपरेटेड आउट, उनको आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसको हम सिर्फ प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर हम सिर्फ ड्रा कर सकते हैं। हम डिफरेंट ड्रा इसलिए करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज इस पहली स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो गई, कुछ दूसरी स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो गई। डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो हमारे द्वारा ड्रा की हुई थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपकी, बोलो किस चीज की, रेजोनेंस की ही, कि आप उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया बेटा, यहां तक की बातें आ गई होंगी ना समझ में सभी को। अब अगला पॉइंट ये आ गया कि रेजोनेंस का फिर असर क्या पड़ता है, रेजोनेंस से हो क्या जाता है। देखो ये तो आप जानते ही हैं कि अगर हम ये चाहते हैं, देखो हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है, स्टेबलाइज होना चाहती है। स्टेबल कब होती है कोई चीज, जब उसकी एनर्जी कम हो। लोअर द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी। एनर्जी कम कब होगी, जब उस सिस्टम की एनर्जी रिलीज हो जाए बाहर। रिलीज कब होगी, जब उसके अंदर अगर हम यहाँ पे बताएं तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, मूवमेंट। more the movement of the electrons, more will be the means delocalization of the electrons, more will be the energy release outside, self energy will be less, means self energy decrease हो जाएगी। और खुद की एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये एक सीधी सी बात है कि जब भी रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी, क्योंकि उसके दौरान आपके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती ही है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती ही है, तो इट मीन्स एनर्जी तो निकलेगी ही, और उस निकली हुई एनर्जी को हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, और जितनी ज्यादा वो एनर्जी निकल जाए उतना अच्छा, क्योंकि बाहर एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो खुद की एनर्जी कम, इन सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगा टू ए लार्जर एक्सटेंट। तो यही हमने बताया कि इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस से हो क्या जाता है, ऐसा करने से क्या हो जाता है। एक तो हमने पीछे ही पढ़ा था, आपको बताया था अभी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा क्यों करते हैं, टू एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सेम कंपाउंड, उसी कंपाउंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया, कभी ऐसा तो नहीं हो रहा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं सिस्टम अनस्टेबल हो जाता हो, फिर तो वो चीज चलनी नहीं चाहिए। फिर ये बताया गया कि रेजोनेंस के दौरान ऐसा नहीं होता। रेजोनेंस का असर क्या है, उसका इफेक्ट ये है कि उसके दौरान हमेशा ही स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी होती है, क्योंकि उसके दौरान एनर्जी निकल जाती है। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ही होगी। जैसे आपने देखा है ना, मान लीजिए बेटा आप सारे हो, हम कोई भारी चीज मेरे हाथ में मैं ले लूं, मैं थक जाऊंगा, हम सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक रिंग के अंदर होते हैं ऐसे। तो मान लीजिए वो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी मूवमेंट बता रहा हूँ, वो पाई इलेक्ट्रॉन भी कोई भारी सी चीज मैंने इस बच्चे को दे दी, उसने आगे दे दी, आगे दे दी, आगे दे दी, मेरी टर्न फिर पता नहीं कितनी देर में आएगी, तो इट मीन्स उतनी देर स्टेबल हो गया ना। तो मीन्स मोर द क्या हो जाए बोलो, डिस्पर्सल of the negative charge or the lone pair electron or the positive charge, तो more will be the energy will released, उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। निकलने वाली एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। आप कभी भी इस चीज को गलत इंटरप्रेट मत कर देना, जब हम कम पढ़ते हैं तब ऐसा होता है, हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है कि मोर रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस को छुपा लेते हैं हम, कह देते हैं मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी तो मीन्स सर स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। सर देखो आपने मोर रेजोनेंस एनर्जी लिख दिया, फिर हमें ध्यान रखना है मोर रेजोनेंस का मतलब निकली हुई एनर्जी, तो खुद की एनर्जी कम, ऐसे आप ध्यान जरूर रखेंगे। अक्सर ऐसा होता है जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं
तो कई बार ये चीज हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करती, हम मोर के ऊपर चिपक के रह जाते हैं, उसकी सेंस को हम नहीं समझ पाते। लेकिन अब तो आप बड़े हो गए, आप सारी सेंस समझते हैं अच्छे से, है ना, क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट। खैर, जो निकली हुई जो एनर्जी है, मैंने आपको बताया, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस एनर्जी। आप उसे क्या कह देते हैं? आप उसे रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। दूसरा मतलब, जो ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे आप क्या कह सकते हैं? रेजोनेंस एनर्जी आप कह सकते हैं। दोनों तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से अगर आपसे रेजोनेंस एनर्जी कभी निकलवा लें तो क्या करेंगे, बता देंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसकी एनर्जी इतनी है, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी इतनी है, बताएं रेजोनेंस एनर्जी कितनी है। सिंपल डिफरेंस ही तो लेना है आपको, तो आपका आंसर निकल जाएगा। और ये हमने पहले ही बता दिया कि रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी तो हमेशा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया बेटा? तो यहां तक आपको कोई डाउट है तो बताएं, है यहां तक कोई डाउट? अब उसके बाद ये हो जाता कि जो ये प्रोसेस चली तो उसकी वजह से उस मोलिक्यूल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा चेंज। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। लेकिन जो कंपाउंड होता है उसकी रिएक्शन किस टाइप की चल पाएगी? अगर किसी कंपाउंड के, देखो मान लीजिए बेंजीन रिंग, बेटा मान लीजिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर रेजोनेंस चली, हमने उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया, कोई ग्रुप लगा दिया, जो ग्रुप लगाया उस ग्रुप लगाने से क्या हुआ, बेंजीन रिंग के ऊपर रेजोनेंस इफेक्ट बढ़ गया या घट गया? और बड़ा घटा कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई? दोनों काम हमें यहाँ पे देखने होते हैं। तो दोनों की दोनों जो बातें हैं वो हम किस तरीके से एक्सप्लेन करें। देखो मान लीजिए बेटा, इन जनरल मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, उसका मतलब क्या है? जरूर बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा ग्रुप लगा हुआ होगा जिसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लिए होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। किसी ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर इंक्रीज कर दी तो इट मींस वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। तो उसी बेसिस के ऊपर जो रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है उसमें दो ही काम होने होते हैं। वो क्या? या तो जो कंजुगेटेड सिस्टम है, जो हमारा, जैसे मान लीजिए हमने डबल बॉन्ड जो हमने बताया, जो हमारा शुरू में अनसैचुरेशन वाला सिस्टम है, उसके ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए या घट जाए। किस वजह से होगी? या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, उनकी वजह से। तो ऐसे चलने वाले इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट कह देते हैं, या मीजोमेरिक इफेक्ट हम कह देते हैं। तो आखिर ये रेजोनेंस इफेक्ट देखो हुआ क्या, प्रोसेस कैसे चलती है, सेम डायग्राम जो मैंने आपके सामने पहले भी ड्रा कर दिए थे। तो आपने क्या सीखा यहां से, बोलो कैसा इफेक्ट है? ये कैसा इफेक्ट होता है जिसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है कंजुगेटेड सिस्टम के ऊपर। देखो कंजुगेटेड सिस्टम तो बेटा यहाँ पे बोलो किसका बन गया, आपका बेंजीन रिंग का बन गया। देखो बेंजीन रिंग इज ए कंजुगेटेड सिस्टम, है ना, डबल सिंगल डबल। उसके ऊपर हमने क्या अटैच कर दिया, कोई ना कोई ग्रुप अटैच कर दिया। ग्रुप अटैच कर दिया तो उसकी वजह से अब क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस कंजुगेटेड सिस्टम के ऊपर? क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, जो भी इफेक्ट होगा। तो वो जो भी इफेक्ट होगा कहते हैं उसे आप क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। क्या कहते हैं आप उसे? तो रेजोनेंस इफेक्ट बोलो कैसा इफेक्ट हुआ? एक ऐसा इफेक्ट है इन विच ए ग्रुप प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली टू द कंजुगेटेड सिस्टम क्या कर देगा, बोलो बताओ शाबाश, क्या करेगा वो? उसकी जो प्रॉपर्टीज में लाएगा चेंज। कैसा चेंज लाएगा? विल इधर इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर हम, ये तो हो गई यहां तक की बात है कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, लेकिन अगर हम बेंजीन रिंग को बेस मान लें, उस कंजुगेटेड सिस्टम को हम बेंजीन रिंग मान लें, तो क्या होगा? तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज या डिक्रीज होगी वो कहां होगी, किस पोजीशन के ऊपर होगी? तो वो जो भी पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, या तो ऑर्थो या पैरा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के द्वारा तो भी ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो भी ऑर्थो पैरा से ही डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया? इसीलिए जो भी ग्रुप लगा हुआ होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है तो उसको कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर वो डिक्रीज करता है बेंजीन रिंग से तो उसको क्या कहते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर हो गया? तो मीन जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा बेंजीन रिंग की तरफ, उस कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ, तो आप कहेंगे उसे एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जो डिक्रीज कर देगा आप उसे क्या कह देंगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब क्वेश्चन ये उठा कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई या घट गई उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम कंजुगेटेड सिस्टम को एक बेंजीन रिंग मान के चलें और ये देखें कि बेंजीन कैसी रिएक्शन शो करता है, उसको बेस मान लें, तो आपने देखो ये पढ़ा है बेटा कि रिएक्शन है ना डिफरेंट टाइप की होती है। रिएक्शन का मतलब क्या होता है वैसे? रिएक्शन हम एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसके दौरान पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हुए हमें दिखाई दें, तो रिएक्शन हो गई।
रिएक्शन एक ऐसी चीज को जिसमें जो शुरू में बीकर में आपने कंटेनर में जो रिएक्टेंट लिए थे वो ना बचे, वो किसी और चीज में बदल गए, मींस रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन इज सेड टू occur when old bond breaks, new bonds formed, और यू कैन से द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कह देंगे कि रिएक्शन हो रही है। अब जो रिएक्शन होगी, बेंजीन रिंग की बात करें तो वो तो एक कॉमन सी बात हो गई कि हाँ रिएक्शन होगी। बेंजीन रिंग कैसे रिएक्शन दिखाएगा? अब होता क्या है, जब भी रिएक्शन चलती है तो उसके दौरान अब अटैक कौन करेगा? कोई ना कोई अटैकिंग स्पीसी भी होती हो। अब अटैकिंग स्पीसी का मतलब क्या है? अटैकिंग स्पीसी होने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम ब्रॉडली देखें, हमने एक ऐसा सब्सटेंस ले लिया, एक ऐसा रिएजेंट ले लिया जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो सकता है, या जो दो हिस्सों में ब्रेक हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। तो आपने वहां पे सीखा था कि मान लीजिए हम यहाँ पे HCl लिख देता हूं, तो इसमें दो पार्ट बेटा बन गए, एक आपका H पॉजिटिव हो गया, दूसरा Cl नेगेटिव। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे KCN लिख देता हूं तो K पॉजिटिव हो गया, Cn नेगेटिव, एंड सोन इसी टाइप से। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है आप उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसे न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं। क्लियर हो गया? और ये आपने पढ़ा है कि अपने हमेशा जो अपोजिट चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोलो बेंजीन रिंग के ऊपर आपको क्या दिख रही है? यहाँ पे बेंजीन रिंग हैज द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो इट मींस इस पे बोलो किसने अटैक करना चाहिए? इन दोनों में से अटैक करना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी। वो बोलो कौन? इलेक्ट्रोफाइल। कहने का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हमेशा कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अगर हम ये कहें सर न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाए, इजीली वो अटैक आराम से करेगा नहीं, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो जाएगी। फिर भी जबरदस्ती अटैक करवाना चाहे तो हो जाता है, बट इट रिक्वायर्स द विग्रस कंडीशन। विग्रस कंडीशन मींस हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, समथिंग कैटलिस्ट आर रिक्वायर्ड जो उस रिएक्शन को फेवरेबल बना दे। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। जैसे आपने डोव्स रिएक्शन पढ़ी थी लोअर क्लासेस में, जब क्लोरोबेंजीन में Cl हटा के आप OH लगा देते हैं, Cl नेगेटिव निकला, OH नेगेटिव ने अटैक किया था, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था। तो 623 केल्विन आप टेम्परेचर करते थे, 300 केल्विन टेम्परेचर करते थे, तब जाके वो रिएक्शन होती थी, जिसे आप डोज रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हुई ना बेटा। तो इट मींस क्या हुआ यहाँ पे? मतलब कि बेंजीन रिंग के ऊपर बोलो कौन अटैक करता है? हमेशा ही इलेक्ट्रोफाइल। अब क्वेश्चन ये आया कि जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी ग्रुप हमने लगा रखा है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां पे इंक्रीज कर रहा है? जैसे कि मैंने बताया कि जो भी कुछ होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही होगा, है ना, ऑर्थो पैरा के ऊपर। तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर ऐसा क्यों होता है? जब भी ये कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, कहां से करेगा? ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर से। तो इट मींस पैरा ऑर्थो के ऊपर मान लीजिए, देखो जैसे हम पहले देखो इस एग्जांपल को लेता हूं बेटा, मैं देखो Cl वाले। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे सर ये प्रोसेस क्यों चली? तो आपने देखा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेजोनेंस। तो आपने क्या सीखा कि यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड था ना बेटा, इट इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद द बोलो किसके साथ? लॉन पेयर के साथ। तो इट मींस कंडीशन पूरी हो गई, कैरेक्टरिस्टिक से हमने देख लिया। तो अब ये दोनों जो लॉन पेयर है इसके, ये यहां से बोलो आगे क्या हो गए? इनकी मूवमेंट हो गई, यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब आगे हमने शिफ्ट किए, देखो यहाँ पे अगले कार्बन की तरफ ही जाएंगे ना बेटा, तो इस अगले कार्बन को बोलो बेटा क्या बोलते हैं आप? ऑर्थो पोजीशन। बोलो ये कैसी पोजीशन होती है? ऑर्थो। देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, बेंजीन रिंग के ऊपर जो एक ही ग्रुप अगर अटैच है तो इस पहली पोजीशन को आप हमेशा इप्सो पोजीशन कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? और इसको इप्सो कार्बन एटम कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसे? इप्सो। जो अगला होता है राइट या लेफ्ट, इधर भी, दैट इज द ऑर्थो पोजीशन। ये इधर भी ऑर्थो है, इधर भी ऑर्थो है। अगली दोनों बेटा क्या होती हैं? मेटा होती है। उससे अगली क्या होती है? ये पैरा पोजीशन होती है। ऐसा आप पहले सीख चुके होते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे अगर मैं इस बेंजीन रिंग को कुछ ऐसे लगा दूं, देखो इस स्टेप से, मान लीजिए मैं दिखा देता है ऐसे क्लोरोबेंजीन को, तो ये छोटी बातें आपने छोटी क्लास में ही सीखी थी कि अब ऐसा नहीं कि सर ऊपर वाला तो इप्सो कार्बोनेटम हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। कई बार हम दिमाग में ऐसे बिठा लेते हैं। तो हमें क्या कहना होता है बोलो यहाँ पे कि इप्सो कार्बोनेटम वो होता है जहां पे वो एक ग्रुप अटैच है, दैट इज द इप्सो कार्बोनेटम। ठीक हो गया? इससे अगली अगली जो दो पोजीशन है, दैट इज द बोलो कौन सी पोजीशन है ये आपकी ओर। तो अगली दो क्या है? मेटा है। और अगली बोलो क्या है? हाँ ये आपकी मेटा हो गई। और लास्ट वाली बेटा क्या बच गई? पैरा। यानी स्टेप से हमें ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा हमने पहले सीखा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा कि जब ये क्लोरीन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूवमेंट दिखाई, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, तो अगर अगली स्ट्रक्चर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके देखो दिखाने की कोशिश करूं, तो देखो बेटा कुछ ऐसे आएगी। यहाँ पे तो देखो डबल बॉन्ड बन गया ना बेटा, डबल बॉन्ड।
और Cl के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे बेटा दोनों Cl के थे, लेकिन अब एक बॉन्ड यहाँ पे देखो, ये एच सच रहेगा, ये एच सच रहेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो थे दोनों मूव करके एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। ये जो कार्बन था ना बेटा, इस कार्बन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये एक ही था, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कार्बन का है, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ऑर्थो पोजीशन है जिसके ऊपर ऐसा हुआ है। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फर्दर मूव कर दें आगे, देखो इनको आगे, देखो यहाँ पे, तो क्या होगा, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे बोलो, 5। तो टूटेगा वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड कौन सा आता है, पाई बॉन्ड, ये टूट के अब कौन सी पोजीशन पे आ गया, पैरा पोजीशन के ऊपर आ गया ना बेटा। तो अगर हम देखो, ये डबल हेडेड एरो दिखाना आपको क्योंकि रेजोनेंस चल रही है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा के, Cl दिखा के, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ही, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आगे आए, तो देखो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये तो पहले से था। अब इस बॉन्ड के देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, एक एक तो इस कार्बन का खुद का है, एक ये पिछले कार्बन का, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आपने क्या देखा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई कहाँ पे हुई है, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी या तो ऑर्थो से या पैरा से। अब क्वेश्चन ये उठा, जो आगे हम देखेंगे, जो ये रेजोनेंस इफेक्ट है, ये फर्दर दो टाइप का बन जाएगा, किस बेसिस के ऊपर, के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया और आपने सीखा, ये जो ग्रुप था यहाँ पे, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा इंक्रीज की है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे उसे आप कहते हैं प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप। बोलो कैसा कैसा ग्रुप कहते हैं बेटा, प्लस आर वाला। अब पहचान क्या है प्लस आर वाले की, वो भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। क्लियर हो गया, तो ये चीज तो आपने सीख ली ना कि रेजोनेंस इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है। एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें कोई ग्रुप अटैच होगा किसी कंजुगेटेड सिस्टम से, और उसके अटैच होने से क्या होगा, या तो उस कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। और बेंजीन रिंग है तो कहां पे इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ऑर्थो और पैरा के ऊपर। ठीक हो गया बेटा यहां तक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है यहाँ पे, इसके जो बातें मैंने बोल दी वही चीजें कुछ आपके सामने अब दोबारा से आएंगी। देखो आगे, देखो टाइप ऑफ रेजोनेंस, अभी बताया था ना ये दो टाइप का होता है। देखो दो टाइप का कौन सा, पहला इफेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल माइनस आर कर लिया, दूसरा कैसा होगा, प्लस आर। अब जो ये माइनस प्लस आर वाला मैंने पीछे भी डायग्राम से आपको समझा दिया था। अगर अब हम माइनस आर वाले को देखें, देखो ध्यान से, ये जो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये किससे अटैच है बोलो, इस कंजुगेटेड सिस्टम से, डबल बॉन्ड से ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब किसी बच्चे ने मान लीजिए मेरे से पूछ लिया कि सर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, तो मैं थोड़ा सा उसको समझाने का प्रयास ऐसे करूंगा कि बेटा जब आप नाइट्रोजन की कॉन्जुगेशन देखो ऐसे लिखते थे ना, 1s2 2s2 2p3, तो आपने ये सीखा था कि इसकी जो वैलेंशियल है यहाँ पे, इस वैलेंशियल के अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन, और पी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बेटा तीन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इस टाइप से आपने सीखा था। फिर हुआ क्या कि देखो बेटा यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखो अब बड़े ध्यान से देखना, ये मान लीजिए मैंने बेंजीन रिंग आपके सामने बना दिया, ये फोर्थ बॉन्ड है, और यहाँ पे मैंने एन अटैच कर दिया। नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड तो बना लिया, बोलो कितने बॉन्ड बना सकता है ये कोवलेंट बॉन्ड, तीन, एक तो इधर बन गया। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गई, एक इस ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना लिया, देखो ऐसे एक बॉन्ड और बना लिया, बन गया यहाँ पे। तो बोलो कितने बॉन्ड हो गए, 1 और 1 2 हो गए ना, दो बॉन्ड। अब उसके बाद अब क्या करें, अब एक बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन और भी है यहाँ पे, तो उसकी वजह से इसने पाई बॉन्ड भी बना लिया, क्योंकि ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा ना बेटा। देखो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ऑक्सीजन की देखेंगे 1s2 2s2 2p4, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये 2s2, और बोलो ये क्या है बेटा, 2p4, देखो 2, ये 3 4। क्लियर हो गया, दो बॉन्ड तो बनाएगा ना ऑक्सीजन, तभी तो उसके पास दो लोन पेयर बचेंगे। तो नाइट्रोजन ने भी दो बॉन्ड बना लिए, ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। अब क्या करें, सिस्टम फिनिश। अब नाइट्रोजन के पास ये 1 2 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन के पास सिर्फ क्या बच गया बेटा, यहाँ पे एक लोन पेयर, ये नाइट्रोसो ग्रुप है। अब ये ग्रुप कैसे बना है NO2, तो इसके बारे में आपने क्या सीखा था कि अब एक ही तरीका है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इकट्ठा कर ले, वो तो है ही इकट्ठा, मींस लोन पेयर को यूज कर ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। अब आप ये कहेंगे सर एक काम नहीं कर लो आप, आपने अभी बोला था कुछ देर पहले जब आप हमें शुरू में बता रहे थे आज कि ये जो लोन पेयर की फॉर्म है ना बेटा, ये दो इलेक्ट्रॉन, सर इनको अनपेड करवा दो। फिर हम ये कहेंगे बेटा अनपेड इसलिए नहीं हो सकता कि नाइट्रोजन के अंदर दो ही शेल होती है, पहली और दूसरी शेल, और इसमें 2D नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा, इसमें डी तो है ही नहीं आगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है नहीं। तो अब एक ही तरीका कि अपने लोन पेयर को डोनेट करे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अब आप कहेंगे सर ऑक्सीजन ही है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के साथ ये कैसे करें, ऑक्सीजन की तो डायग्राम हमने बनाया था। तो आप ये कहेंगे कि सर आप इसकी बैक शिफ्ट दिखाएंगे यहाँ पे, देखो इस टाइप से,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों बेटा क्या हो गए, बैकशिफ्ट हो गई इसकी। अब ये एक वैकेंट ऑर्बिटल बन गया। कहने का अभिप्राय, इस ऑक्सीजन के पास 3 तो लोन पेयर है, देखो 1 2 3 दिखा दी ना 3 लोन पेयर, और एक ऑर्बिटल बेटा इसके पास क्या है, ये वैकेंट हो गया ना वैकेंट। ऑक्सीजन के पास ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये रहा, और 3 लोन पेयर थे। अब ये इसके साथ बोलो कैसा बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो आपने ये भी सीखा है, या तो आप एरो दिखाओगे, अगर आप एरो ना दिखाओ और दूसरी स्ट्रक्चर बनानी पड़े तो वो कुछ ऐसी होती है जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। बोलो कैसी स्ट्रक्चर होती है वो, बताओ। देखो ये पहले वाली स्ट्रक्चर, देखो इसमें देखो बड़े ध्यान से, एक नाइट्रोजन था, ये रहा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड बना रखा था, देखो ये बना रखा डबल बॉन्ड। इधर दूसरा सिंगल बॉन्ड बना, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में या तो एरो से दिखाओ, या जिसने डोनेट कर दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा नाइट्रोजन के थे ना, लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट बिहेव्स लाइक दैट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का रह गया, और एक बोलो किसका हो चुका बेटा, ऑक्सीजन को मिल गया नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर बेटा कैसा चार्ज दिखा दिया, नेगेटिव, और नाइट्रोजन पे कैसा आ गया, पॉजिटिव। या तो आप ये एरो दिखाओ, आप इकट्ठा ये काम मत कर देना बेटा यहाँ पे कि आप देखो ऐसे एरो भी दिखा दो, देखो जैसे मैंने अब दिखा दिया एरो, और पॉजिटिव नेगेटिव भी लगा दो ना। आप या तो एरो ही दिखाएंगे या पॉजिटिव नेगेटिव लगा के दिखाएंगे, ऐसे करके। समझ में आ गई बात। तो यानी कई बार बच्चे इस बात को भी गलत इंटरप्रेट कर जाते हैं, कैसे कि सर जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना, तो एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ही। ऐसा जरूरी नहीं होता। ऐसा तब होता है जब दोनों के दोनों एटम न्यूट्रल हो। कैसे हो, न्यूट्रल। इफ बोथ द डोनर एटम एंड द एक्सेप्टर एटम बोथ आर द न्यूट्रल वन, under these condition the donor atom after donating their lone pair electron acquires the positive charge and the acceptor atom will acquire the negative charge। आपने ध्यान दिया होगा, क्या दिया होगा, पीछे मैंने आपको बताया था, जैसे बेटा अमोनिया की स्ट्रक्चर थी, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए ना, देखो ऊपर कॉन्फिगरेशन तो दिखाई रखी है, पर एक लोन पेयर देखो इसके पास बच जाता है। फिर मैंने आपको पीछे बताया था बिल्कुल पहले सेशन में कि अगर मैं H पॉजिटिव की यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं, देखो H पॉजिटिव का मतलब कॉन्फिगरेशन 1s1 होती है, पॉजिटिव का मतलब देखो खाली ऑर्बिटल है ना। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट यहाँ पे ऐसे करेगा, तो अब क्या होगा, जब आप इसका डायग्राम फाइनली बनाते तो आप बेटा कुछ ऐसे बनाते थे ना, कि ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, ये तो न्यूट्रल था और ये डोनर था, इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया ना बेटा। और उसके बाद आगे ये बॉन्ड बन गया, और ये H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले से था। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में थे, एक नाइट्रोजन का है और एक दूसरा भी नाइट्रोजन का था, लेकिन अब वो किसका हो गया, H का। H के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज था, वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब यहाँ पे हम, ऐसा नहीं है कि अब H के ऊपर भी दोबारा से पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई, कई बार ये पजलिंग हमारे अंदर क्रिएट करती हैं बातें, और ये चीज इसलिए भी दिखानी है जब आप कोई कभी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और उसके दौरान क्वेश्चन आने होते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आ जाए कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो उसके दौरान ये जरूरी ही है कि एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही, ये जरूरी नहीं है। ये इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ तभी आएगा बोथ डोनर एंड द एक्सेप्टर एटम आर न्यूट्रल वन। अब यहाँ पे डोनर एटम तो न्यूट्रल था, उस पे आ गया पॉजिटिव। अब एक्सेप्टर एटम तो न्यूट्रल नहीं था, उसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज था, वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब बॉन्ड बनने के बाद तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा ना। तो ये कुछ कॉमन बातें होती हैं जो आपको पहले से भी पता थी, लेकिन अब इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आगे कोई ना कोई एग्जाम देना ही है, तो इसलिए वो चीजें दिमाग में आपके रहनी जरूरी है। आपकी जो ये सेंस है ना, ये जो सेंस है छोटी छोटी बातों की, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ठीक टिक करने के लिए। अदरवाइज आप टिक करके आएंगे कि ये ठीक है, आपके हिसाब से वो ठीक है क्योंकि वो ऑप्शन मिलेगी। मैं आपको फिर बता दूं, अच्छा क्वेश्चन वही होता है जिसमें जो आप सोचोगे ना वो आंसर उसमें मिलना चाहिए, दूसरे बच्चे ने भी सोचा वो भी उसमें दिखना चाहिए। अगर वो दिख रहे हैं आप खुश हो गए आओगे। अच्छा एग्जामिनर आपको कभी नाराज करके नहीं भेजता घर पे, वो आपको खुश करके भेजेगा। सिर्फ जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपको पता चलता है, आप घर पे आके अपनी खुद सेल्फ एनालिसिस करते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ ये मैंने गलत कर दिया। तो ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है, शुरू में हमारे साथ भी होता था। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा वो चीजें नलिफाई होनी शुरू हो जाती है, फिर वो गलतियां कम होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ प्रैक्टिस ही उसको ठीक कर सकती है। इसीलिए आपको जो चीजें आपको पता भी है यहाँ पे, इसलिए उसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ। अदरवाइज हम आपको ये कह देते बेटा ये टॉपिक तो आपने बीएससी में पढ़ लिया था, चलो इसको हुआ मान लेते हैं, अगले टॉपिक में चलते हैं, उसका इतना हिस्सा आपने बीएससी में पढ़ लिया था, उसको भी हुआ मान लेते हैं। ऐसे करके
और हम 2 दिन के अंदर आपका सिलेबस खत्म कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा कैसा होता है, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे, तो हम भी वो गलतियां करते थे, हम भी चाहते थे कि हमारे टीचर हमें पढ़ाएं, बताएं, उस चीज को रिपीट करें। तो जरूर आप भी ऐसा ही चाहते होंगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो चलो, माइनस आर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले रहा है, देखो ये, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पहली बात, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात, ये डबल, सिंगल और आगे क्या है, डबल दिख रहा है, इसलिए भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ पे हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, उस ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन गए हैं, जो ये NO2 ग्रुप है, इस ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, मतलब इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वो कहलाते हैं माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दें। और जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन आगे चले गए यहाँ पे, तो ये जो पिछला कार्बन है, क्योंकि ये जो 2 डॉट है, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों एक इस कार्बन का था और एक पिछले कार्बन का था बेटा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, तो जो पिछला कार्बन है उसके ऊपर बेटा कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसा आ गया? हमने बताया था ना कि ये पहले वाला कार्बन इप्सो कार्बन होता है, अगला ऑर्थो पोजीशन है, तो ऑर्थो के ऊपर अब कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ गया? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो अब अगला जो पॉइंट अभी हम बताने वाले हैं, इस डेफिनेशन के जस्ट बाद जो आपको बताएंगे कि रिएक्शन के बारे में, जो आप समझ पाएंगे कि अब रिएक्शन चले तो कहां चले। खैर, पहले डेफिनेशन कैसा इफेक्ट हुआ बोलो, ये कुछ बातें सिंपल डेफिनेशन वाली, और उसके बाद लास्ट में हमें ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज, इतनी सी बात आपको ऐड करनी थी। तो कैसा इफेक्ट हुआ, इन विच एक ग्रुप क्या करेगा, कहां पे प्रेजेंट हो, पहले तो कॉमन बात, द इफेक्ट इन विच ए ग्रुप प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली टू द कंजुगेटेड सिस्टम लाइक द बेंजीन रिंग, और फिर क्या करे, डिक्रीज कर दे। क्या डिक्रीज कर दे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कंजुगेटेड सिस्टम या ऑन द कंजुगेटेड सिस्टम। और कहां से कर दे अगर बेंजीन रिंग हो तो? ऑर्थो और पैरा से। तो आप कहते हैं उसे क्या है, माइनस आर इफेक्ट। जैसे एग्जांपल भी आपने नीचे देख लिया। अब जैसे यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया था ना, तो उसके बाद क्या हुआ, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हर कोई चाहता मैं स्टेबलाइज हो जाऊं, तो इसको अपने पूरे 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसको अपने नेबरिंग एटम को कहना पड़ेगा, नेबरिंग एटम के पहले से 4 है, तो उसको कहा कि भाई आप मेरी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर दो। अगर वीक बॉन्ड है तो मूवमेंट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। मान लीजिए बेटा यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ना होता तो क्या होता, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फिक्स हो जाता, इसकी फर्दर मूवमेंट नहीं होती। अब क्योंकि यहाँ पे जो वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसलिए दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ पे हो पाई। और ऐसा होने से एक इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का था, एक पिछले कार्बन का था, इसलिए जो पिछला कार्बन पैरा पोजीशन वाला कार्बन है, अब उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो वही हम आपको बता रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। समझ में आ गई बात? तो दूसरा जो इफेक्ट होता है वो बोलो कैसा होगा, माइनस आर के बाद प्लस आर। तो प्लस आर इफेक्ट वाला बोलो ग्रुप कैसा होगा, बोलो जो क्या करेगा। देखो यहाँ पे बेटा जो हमने बातें लिखी है ना, कि एक तो बोलो हमने क्या लिखी थी, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसकी जगह हम सिर्फ क्या लिख दें, इंक्रीजेस। तो वो डेफिनेशन बन जाएगी आपकी, बोलो किस चीज की, प्लस आर इफेक्ट की डेफिनेशन आपकी बन जाएगी। देखो ये हमने डेफिनेशन लिख दी, देखो यहाँ पे किस चीज की आ गई आपकी, प्लस आर। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, the effect in which the group present alternatively on the conjugated system will, क्या करेंगे बोलो, प्लस आर वाले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ करेक्शन हमें करनी होगी। बोलो क्या करेक्शन हम करें, बताओ शाबाश। विल क्या करेंगे बोलो, हाँ इंक्रीज हो जाए, विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द कंजुगेटेड सिस्टम। बेंजीन है तो टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, टुवर्ड्स द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग, वहां पे इंक्रीज कर देंगे। तो प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप आपके प्लस आर इफेक्ट कहलाता है। और ग्रुप क्या कहलाएंगे जिन्होंने ऐसा किया, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप्स। और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज की वो कैसे ग्रुप कहलाएंगे। अब जो अभी हमने बोला कि वो ग्रुप कहलाएंगे, तो आखिर वो ग्रुप होते कौन है, उनकी पहचान क्या होती है, अब हम वो देख लेते हैं। पहचान आपको देखो बड़ी सिंपल सी है, जो आपको यहाँ पे आपने देख ली। तो आइडेंटिफाई कैसे करें, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप जो लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप, आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि बेंजीन रिंग से जो भी ये ग्रुप अटैच है, और जो एटम डायरेक्टली लिंक है, कैसे लिंक है, डायरेक्टली जो कार्बन है यहाँ पे, उस डायरेक्टली लिंक एटम ने क्या सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं चारों तरफ, सिंगल 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 सिंगल। अगर सिंगल नहीं है, उसने डबल बॉन्ड बना लिया, उसने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, या उस डायरेक्टली लिंक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, तो बोलो सिंपल सी पहचान क्या हुई, आप इधर देखो, जो बेंजीन रिंग से ये जो डायरेक्टली अटैच एटम था यहाँ पे, ये बोलो वो कौन है, कार्बन।
इसने कैसा बॉन्ड बना लिया, मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल। यहाँ पे देखो नाइट्रो ग्रुप जो था, जिसकी स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको सिखाई थी, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव ये क्यों आना होता है, तो डायरेक्टली लिंक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया और फर्दर डबल बॉन्ड भी है, तो माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच जो एटम है कार्बन, इसने बोलो क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड, तो माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप हो गया। इधर देखो सल्फोनिक एसिड, वही सेम कंडीशन, डायरेक्टली अटैच एटम आपका सल्फर हो गया और बना कैसे रखे बोलो, मल्टीपल बॉन्ड। तो ये माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं इस टाइप के। क्लियर हो गई ना बेटा बातें, समझ में आ रही होंगी ना बातें, ठीक है। अब इधर देखते हैं प्लस आर इफेक्ट वाले, तो अब हमें ऊपर क्या लिखना पड़ेगा बोलो, यहाँ पे प्लस आर, तो यहाँ पे ये गलती से देखो माइनस आर लिखा रहेगा ना, ये प्लस आर आएगा देखो यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस आर आएगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस आर देखते हैं, इनकी पहचान क्या थी से जस्ट रिवर्स, मतलब मल्टीपल बॉन्ड ना दिखाई दे। बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच एटम है यहाँ पे, वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई। अब हर स्ट्रक्चर में देखें, बोलो कैसे बॉन्ड है ये, सिंगल सिंगल सिंगल, आगे भी बोलो क्या है, सिंगल, फिर क्या है, सिंगल, बोलो कैसा है, सिंगल, आगे कोई बॉन्ड ही नहीं है, बोलो कैसा है, सिंगल। ऐसा दिखाई दे तो वो कौन है, प्लस आर, ठीक हो गया। अब ऐसा क्यों कहा गया, सिंगल है और उसके बाद लॉन पेयर भी हैं, तो लॉन पेयर की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, बोलो किन की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, लॉन पेयर की। अगर लॉन पेयर नहीं है, मान लो लॉन पेयर नहीं है, तो क्या होगा, फिर कंडीशन वही के यहाँ पे आपने देखा कि इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये जिस फर्दर एटम से अटैच है बोलो वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और उसके ऊपर क्या अटैच है, H है। तो अब क्या चलेगी, हाइपर कंजुगेशन चलेगी, जिसकी वजह से इन सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी यहाँ पे। आगे ना बात समझ में, तो अभी जो सारी बातें हमने बोली, बोलो क्या क्या बातें बोली हमने, हमने ये कहा कि जो सेंट्रल एटम है उस ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का सेंट्रल एटम कौन होता है, क्या पहचान होता है, सेंट्रल एटम का आखिर मतलब क्या है। सेंट्रल एटम का मतलब होता है वो एटम उस ग्रुप में, वो एटम जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे, वो सेंट्रल एटम है। अब जैसे CHO में बोलो सबसे ज्यादा बॉन्ड किसने बना रखे हैं, C ने, O ने या H ने, कार्बन ने, तो सेंट्रल एटम है। तो ऊपर हमने वही लिखा था, सेंट्रल एटम ऑफ द ग्रुप, जो बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप अटैच है। The central atom of the group present on the conjugated system like the benzene ring should have, बोलो क्या, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या उसने मल्टीपल बॉन्ड बना रखे हो। तो ये सिंपल सी पहचान जो भी आपको बताई गई थी, ठीक हो गया। उसके बाद ये ग्रुप है डिफरेंट, ये जितने भी देखो, अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बेटा NO2 लिख दिया, देखो ऐसे, क्या ऐसा NO2 लिखने से क्या आपको दिख गया कि उसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। किसी भी चीज की जो हमने CHO लिख दिया, COR लिख दिया, COH लिख दिया, ये स्ट्रिक ग्रुप लिख दिया, साइनाइड लिख दिया, सर कुछ नहीं पता चलता। हमें बेसिक का पता होना चाहिए कि वो एटम बॉन्ड कैसे बनाता है। अब कैसे बनाता है, देखो एक चीज मैं दोबारा से आपको बना, मान लीजिए SO3H ग्रुप था बेटा, तो हम क्या करें, देखो आप है ना हमेशा यही काम करना घर पे बैठ के, वैसे आपको आता है करना, लेकिन मैंने बताया ना कि आपको आने के बावजूद भी बताया जा रहा है। एक सल्फर था, सल्फर का एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ एक ही क्यों बनाया, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। उसके बाद SO3H है, SO3H का मतलब आपके पास तीन तीन क्या है, ऑक्सीजन है, वो सारे लगाने पड़ेंगे। फिर हमें पता होना चाहिए सल्फर पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, ग्रुप 16 में है, 16 के आखिर में 6 लिख रखा है, मतलब सल्फर ज्यादा से ज्यादा 6 बॉन्ड बना सकता है। तो 6 बना सकता है, तो बॉन्ड बनाने शुरू करें। ऑक्सीजन कितने बनाएगा, या तो 2 या 4 या 6, वो भी ग्रुप 16 का है। तो या 2 4 6 का मतलब अब वो 2 के बाद 4 बना सकता है कि नहीं, डिपेंड करता है उसकी कॉन्फिगरेशन के ऊपर। ऑक्सीजन क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट है, उसके पास सेकेंडरी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए वो 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाँ जरूरत पड़े तो लाइक ओजोन, वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर बना सकता है। ऑक्सीजन 2 के बाद एक तीसरा बॉन्ड बना सकता है, लाइक ओजोन की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, देखो सल्फर ने 2 बॉन्ड बना लिए, इस सल्फर ने भी 2 बना लिए। अब यहाँ पे 2 सल्फर बनाएगा नहीं, बोलो क्यों, क्योंकि आप बड़े ध्यान से देखें, सल्फर के 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। एक बनाएगा तो एक H भी बाकी है, तो H भी एक बना। आप मेरी बात कुछ समझ पाए होंगे ना यहाँ पे, जो मैं आपको कहना चाह रहा, मैं ये कह रहा था, हमें जब कोई ग्रुप अटैच करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं, तो हमें कुछ क्रैम नहीं करना पड़ता। हमें जो बेसिक बातें हमारी, हम उन्हीं का सिर्फ ध्यान रखते हैं, एटम को लिखते चले जाते हैं और उनकी जो वैलेंसी उसको पूरा करते चले जाते हैं। कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है या थर्ड है या फोर्थ है, कौन सा है, क्या उस वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड भी कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो किस फॉर्म में कर सकता है, मींस वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्साइट करवा के करवा सकता है, या लोन पेयर को किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा के करा सकता है।
ये जितनी बातें मैंने आपको बोली कि किस तरीके से वैलेंसी को एक्सपेंड किया जा सकता है, ये कभी ना कभी आपके किसी ना किसी क्वेश्चन की ऑप्शन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी हुई आपको मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक हो गया? तो खैर ये सारी बातें आपको बता दी। उसके बाद हम सीधे चलते हैं माइनस आर के बाद जो प्लस आर इफेक्ट वाले जो हमारे ग्रुप होते हैं, उन प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुपों की आखिर पहचान क्या होती है। ये दोबारा से बेटा यहाँ पे प्लस आर वाला है ना, मैं उसको क्लियर कर दिया था ना मैंने जो लिखा था, इसलिए ऐसा आ गया। अब बोलो पहचान क्या थी, बोलो क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। देखा ना आपने, क्या अटैच दिखे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। विद और विदाउट लोन पेयर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो, आमतौर पे लोन पेयर ही होते हैं, अदरवाइज नो बॉन्ड रेजोनेंस चलनी होती है। हाइपर कंजुगेशन के द्वारा हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कोई एल्काइल ग्रुप हम लगा दें तो फिर ये कह देते हैं कि इसमें ये प्लस आर क्यों चला, क्या हुआ है ऐसा इसमें कि हम इसको प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप बोले। तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के द्वारा ऐसा, किसके द्वारा हुआ ऐसा, हाइपर नो बॉन्ड रेजोनेंस के द्वारा ऐसा हो गया। अब सिंपल पहचान यहां पे भी देखो, ये जितने भी एग्जांपल हमने लिखे हैं प्लस आर माइनस आर वाले, इनको सिंपली लिखने से, आपके देखने से पता नहीं चल पा रहा कि उसमें डबल बॉन्ड है भी या नहीं है। हम उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी शुरू कर देते हैं, तब हमें पता चलता है। OCH3 ग्रुप लिखा फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने, तो OCH3 ग्रुप जो हमने यहाँ पे लिखा, तो लिखने से क्या हुआ यहाँ पे, देखो कुछ ऐसा हुआ कि आपने सबसे पहले उस एटम को लिखेंगे जैसे ऑक्सीजन से अटैच थी। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड लगा हुआ दिख जाता है ना बेटा, सिंगल बॉन्ड हो, इसका मतलब अटैचमेंट थ्रू ऑक्सीजन, अटैचमेंट थ्रू ऑक्सीजन, तो ओके थ्रू अटैचमेंट। और फर्दर वैलेंसी पूरी करेंगे, कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, और 3 ही एच थे तो तीनों हमने एच लगा दिए बेटा। तो ऑक्सीजन ने सिर्फ कैसे बॉन्ड बना रखे हैं, सिंगल, बोलो कैसे हैं, सिंगल। और ऑक्सीजन के पास देखो लोन पेयर तो होते ही हैं, अभी आपने पीछे सीखा था। जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन पीछे लिखी थी ना बेटा, उसका पर्पस ही एक था कि आगे हमें इस टाइप से आपको बताना था बार बार कि किस एटम के पास कितने लोन पेयर होते हैं। तो पीछे हमने आपको दिखा दिया था किस नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास कितने, अब वो हम सीधे लिखे हुए आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये तो आप दिमाग से फिर कैलकुलेशन करते हैं, अब वो देख चुके हैं, माइंड में इमेज है, आपको सीधा एकदम पता चल पा रहा है। ठीक हो गया? आपने ये भी सीखा आज एक स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने NO2 ग्रुप की बनाई, कि किस तरीके से ऑक्सीजन के अंदर कई बार वो अपने बैकशिफ्ट कैसे करता है, और कैसे वो बैकशिफ्ट के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के ऊपर 3 3 लोन पेयर रह गए थे, देखा था ना आपने। बिल्कुल सेम काम किस में भी होता है, बोलो ओजोन के अंदर, बोलो किस में होता है, ओजोन की स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। क्योंकि बेटा आपने वहां पे देखो ऐसे सीखा है ना कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बेटा ये डबल बॉन्ड बन गया, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता था, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, एक्सपेंड तो कर नहीं सकता अपनी वैलेंसी को, नॉर्मल वैलेंसी को कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो क्या करे, एक ऑक्सीजन और आता है यहाँ पे, और उसने अपने बैकशिफ्ट करवाई, और अपने बोलो कितने लोन पेयर करवा लिए, 3 हो गए बैकशिफ्ट से, और इसके पास बोलो एक क्या बच गया बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल। तो अब ये जो लोन पेयर देखो, अगर मैं इसको इधर दिखा देता हूँ इधर से हटा के, तो ये इसके साथ बोलो क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे बनता है ओजोन की स्ट्रक्चर बनती थी जो आपकी। ठीक हो गया? कई बार ऐसा क्वेश्चन आना होता है कि गिन के बताएं उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे सारी बातें कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन सी बातें आपको पता होनी जरूरी होती है बेटा। तो ये था रेजोनेंस के बारे में, और आपने उसके इफेक्ट देखे कि रेजोनेंस इफेक्ट आपके 2 टाइप का होता है, एक प्लस आर होता है और एक माइनस आर होता है। अब यहां तक कोई डाउट तो आप मुझे बताएं। और ये देखो आगे वाला सिंपल पॉइंट जो हमने बताया था, बोलो माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, दे विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। तो जिसकी वजह से, अब मैंने पीछे बताया था, अटैक करने वाली स्पीसी या तो इलेक्ट्रोफाइल होगी या न्यूक्लियोफाइल। अब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां पे अटैक करेगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहां पे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, कहां पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसको, ऑर्थो पे दिख रहे हैं, नो, ऑर्थो पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। क्या पैरा पे अटैक करेगा, नो, पॉजिटिव चार्ज आ गया, माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप था, तो अटैक यहाँ पे नहीं करेगा। तो कहां करे, जहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, बोलो वो पोजिशन कौन सी, दैट इज द मेटा पोजिशन, दैट इज द मेटा पोजिशन, ये वाली पोजिशन। ठीक हो गया ना बेटा, इसके ऊपर अटैक होगा। बोलो कितनी पोजीशन वैकेंट है, कितनी पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, सिर्फ मेटा पोजीशन, मेटा या तो राइट वाली या लेफ्ट वाली है, मेटा ही। बोलो कितनी तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक ही तरह के बनेंगे, सिर्फ मेटा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पैरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसके रिवर्स
अगर आपके पास यहाँ पे एक प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप होता, बोलो कौन सा होता, प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप, तो ये पहले वाले ग्रुप को इसलिए हम हमेशा क्या बोल देते हैं, दैट इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि इसने इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कहा, जाओ कहां पे अटैक करो, मेटा के ऊपर, ऑर्थो पैरा पे नहीं जाना, बिकॉज the minus R effect group directs the incoming electrophile towards the meta position. So the called as the this called as the meta directing group. इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप कैसे होंगे बोलो, इसी टाइप से अगर हम देखें, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोलो कहां पे बढ़ा रहे थे, बताओ शाबाश, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर से उन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोलो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे कर दिया ना। तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई ऑर्थो पैरा के ऊपर, तो इसलिए जो इनकमिंग जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा बोलो कहां पे करेगा अटैक, कहां पे करेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे करेगा अटैक, कहां पे करेगा, ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाला कहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे दिख रही है, ऑर्थो के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे दिख रही है, पैरा के ऊपर, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा के ऊपर अटैक करेगा। ठीक हो गया। तो इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसको हम कह देते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कह देते हैं। ठीक हो गया बेटा, आ गई समझ में यहां तक की बातें, कोई डाउट हो यहां तक तो बेटा आप मेरे से पूछें। बस यहीं तक आपके लिए काफी है आज फिलहाल वाले इस सेशन। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लें। पूछें बेटा यहां तक, पूछना बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट, अब आपकी तरफ स्क्रीन कर दी, किसी को पूछना है तो आप पूछें। चलो ठीक है बेटा, नहीं पूछना। ओके, थैंक यू।